बात कर रहे थे, हमने ज़ेरगी के एजेंट्स स्टार्ट किया था। तो हमने कल कहा कि ज़ेरगी के अंदर बेसिकली दो एजेंट्स होते हैं। एक वो होते हैं जिनको हम बायोटिक कहते हैं, दूसरे वो होते हैं जिनको हम अबायोटिक कहते हैं, जिनको हम हयातियाती और गैर हयातियाती, ये दो ब्रांचेस में हमने डिवाइड किया। तो कल हमने स्टार्ट किया था। देन हमने कहा था कि जो पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं गैर हयातियाती, वो हवा और पानी है, और जो हयातियाती है उनमें जानवरों का शुमार होता है। तो उसमें सारे बर्ड्स रहेंगे, इंसेक्ट रहेंगे और बैट रहेंगी, चिमगादड़ रहेंगी। ये सारे एनिमल ज़ेरगी के अमल में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। देन कल हमने स्टार्ट किया था कि हवा के जरिए ज़ेरगी का जो अमल होता है वो कैसे होता है। तो कल हमने स्टार्ट किया था कि जो प्लांट होता है जिसके अंदर हवा के जरिए ज़ेरगी का अमल होता है, तो बेसिकली उनमें क्या होता है, उनके जो स्टमन होते हैं और उनके जो स्टिग्मा होते हैं वो प्लांट बाहर होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं। पोलन बाहर इसलिए लटका होता है ताकि इजीली जब भी पोलन नहीं, स्टिग्मा बाहर इसलिए, स्टेमन बाहर इसलिए होता है ताकि एंथर जब भी ओपन हो तो उसमें से सारे पोलन चले जाए। और दूसरी कि जो स्टिग्मा होता है वो बहुत लंबा होता है, लाइक रिबन की तरह होता है। तो रिबन की तरह इतना लंबा इसलिए होता है ताकि जो भी एयर के अंदर पोलन हो, वो पोलन को वो आसानी से क्या कर सके, पकड़ सके ना। बच्चों, यहाँ पर एक और चीज जिसको आपको याद रखना है कि जो हवा के जरिए ज़ेरगी का अमल होता है, उसके अंदर कल एक और हमने डिस्कशन किए थे कि जो हवा के जरिए जो ज़ेरगी का अमल होता है, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर होता ये है कि दो बातें उनके अंदर याद रखना है। जो हवा के जरिए ज़ेरगी का अमल जो होता है, तो उसमें एक चीज ये कि जिन प्लांट्स के अंदर, जिन पौधों के अंदर हवा के जरिए ज़ेरगी का अमल होता है, तो उनके जो पोलन होता है, उनका जो पोलन होता है, उसका साइज और उसका वेट, उसका साइज और उसका वेट ये कम होता है। क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होगा? क्योंकि ये हवा में तैरने वाला है। तो कोई भी चीज अगर हवा में तैरने वाली होंगी तो क्या होगा, हवा में तैरने वाली उस चीज के अंदर मतलब उसका वेट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। दूसरा दूसरा एक और चीज याद रखिए कि जिनके अंदर हवा के जरिए ज़ेरगी का अमल होता है, उन पौधों में क्या नहीं होता, तो वो पौधे होते हैं नेक्टरलेस। वो पौधे क्या होते हैं, नेक्टरलेस। दूसरा वो होते हैं ऑर्डरलेस। कैसे होते हैं, ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस का मतलब क्या है, ऑर्डरलेस का मतलब है गैर खुशबूदार, उनके अंदर कोई खुशबू नहीं होती। तो एक तो वो गैर खुशबूदार होते हैं, दूसरा नेक्टरलेस होते हैं, यानी उनके पास कोई शरबत कहिए या उनके पास कोई जूस नहीं होता जिसके लिए किसी एनिमल को आना चाहिए। तो जो हवा के जरिए ज़ेरगी के अमल करने वाले पौधे होते हैं, उनके अंदर ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे पौधे जिनके अंदर ज़ेरगी का अमल नहीं होता, तो वो कलरलेस क्यों होते हैं, ऑर्डरलेस क्यों होते हैं, नेक्टरलेस क्यों होते हैं। क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि उनका जो ज़ेरगी का अमल है उसको किसी को अट्रैक्ट नहीं करना पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल हम कलरफुल ड्रेस पहनते हैं, या हम अतर लगा के जाते हैं, हम खुशबू लगा के जाते हैं। हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हमको मालूम है हमारे से लोगों को मिलना होता है। लोग हमको देखकर आते हैं, हमसे बात करते हैं, उनको लगता है कि यार ये बहुत अच्छे कपड़े पहनकर आता है, यार इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, इसलिए लोग एक साथ रहते हैं। तो इसी तरह से जो प्लांट होते हैं, उन प्लांट के तरफ उन प्लांट की तरफ इंसेक्ट, उन प्लांट की तरफ एनिमल कब अट्रैक्ट होंगे, जब उनके पास अच्छी खुशबू आएगी, जब उन पौधों के पास खाने के लिए अच्छा रहेगा, नेक्टर उनके पास रहेगा, तब आएंगे। लेकिन यहाँ पर किसी भी एनिमल की नीड नहीं है। यहाँ पर ज़ेरगी का जो अमल होने वाला है वो हवा के जरिए होने वाला है, और हवा को ना ऑर्डर की जरूरत है, खुशबू की जरूरत है, ना हवा को नेक्टर यानी शरबत की जरूरत है, ना हवा को रंग की जरूरत है। हवा सिंपल क्या करेंगे, उस पोलन को लेंगे विदाउट एनी रीजन, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि जो हवा के जरिए जिन पौधों के अंदर ज़ेरगी का अमल होता है, उनके अंदर ना नेक्टर होता है, उनके अंदर ना ऑर्डर होता है, और ना उनका कोई अच्छा कलर होता है। आप देख लीजिए, जो मक्के का एग्जाम्पल हमने कर लिए थे, जो भुट्टे का एग्जाम्पल दिए थे हमने, तो उस मक्के में, उस भुट्टे में या मेस
कल आयशा ने जो क्वेश्चन किया था कि सर मेज में कौन सा होता है, तो मेज में भी हवा के जरिए जेरगी होती है। तो आप अगर वो जो मेज है, जो व्हीट है, जो अनाज है, अगर जाके आप खेत में देखेंगे तो उनके उनका भी कोई अच्छा कलर नहीं होता है। मतलब कोई बहुत ज्यादा ब्लू, ग्रीन, रेड इस तरह का रंग नहीं होता कि लोग उसको अट्रैक्ट करें। उनके भी जो रेशे होते हैं वो कलरलेस होते हैं, वाइट होते हैं। और वो क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर कौन सा अमल होता है? हवा के जरिए जेरगी का अमल। तो इस रीजन को याद रखिए क्योंकि एग्जाम में इस तरह के कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? बढ़ना है आगे। ना हो बच्चों, अब यस हम आगे बात सर। कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पानी के जरिए। पानी के जरिए जेरगी का जो अमल होता है वो कैसे होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है, उसको आपको समझना है। सबसे पहली चीज याद रखिए कि जो पानी के अंदर जिन जेरगी का जो अमल होता है, तो फूलदार पौधों में क्या होता है? पानी के जरिए जो जेरगी का अमल होता है वो खासा कम होता है, क्योंकि आप देखिए कि बहुत सारे जो पौधे हैं या बहुत सारे फ्लावर है, तो वो सारे के सारे जमीन पर होते हैं, बहुत कम होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं। इसलिए एक चीज को याद रखिए कि फूलदार पौधों में पानी के जरिए जो जेरगी का अमल होता है वो बहुत कम होता है। और ऐसे तकरीबन 30 जनेरा है। कितने जनेरा है? 30 जनेरा है जिनके अंदर पानी के जरिए जेरगी का अमल होता है। और ये ज्यादातर कैसे हैं? ज्यादातर ये मोनोकोटिलीडॉन्स है। कैसे है ये? मोनोकोटिलीडॉन। नाउ एक और चीज जिसको याद रखना है कि इन सबके बरखिलाफ, ये जितने भी रीजन उन्होंने दिए उसके बरखिलाफ, अदना पौधों के ग्रोह में, अदना पौधों के ग्रोह यानी वो पौधे जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे अलगाई है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, तो इनके अंदर क्या होता है? पानी नर गैमेट के लिए मुंतकिली का एक बाज़ाब्ता तरीका है। तो हम ये देखते हैं कि जब भी बारिश होती है तो आपको हर जगह अलगाई दिखाई देती है। हर जगह ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स आपको तो दिखाई देते हैं, खेतों पे, हमारे घर के अंदर, पत्थरों के ऊपर, हमारी घर की दीवारों के ऊपर। तो ये सब कौन है? ये सब एल्गी है, या तो ब्रायोफाइट्स या टेरिडोफाइट्स है। फिर समंदरी इलाके के पास या नदियों के पास भी आप ऐसे पौधे देखेंगे, ऐसे प्लांट्स देखेंगे जो या तो एल्गी है, या तो ब्रायोफाइट्स है, या तो टेरिडोफाइट्स है। तो छोटे 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 होते हैं। तो उनके अंदर बाज आपते ये के साथ कौन सा अमल होता है? पानी के जरिए जेरगी का अमल होता है। और स्पेशली अगर और बात करें तो कुछ ब्रायोफाइट्स है और टेरिडोफाइट्स है। तो उनके अंदर ये ख्याल रखा जाता है कि नर गैमेट्स की जो मुंतकिली है, यानी कुछ ब्रायोफाइट्स है और कुछ टेरिडोफाइट ऐसे हैं जिनके अंदर ये ख्याल किया जाता है कि नर गैमेट्स की जो मुंतकिली है और उसकी बार आवारी है। बार आवारी का मतलब क्या है? बार आवारी मतलब फर्टिलाइजेशन। बारहवरी मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत की वजह से इनकी तकसीम महदूद हो जाती है। यानी कुछ ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट ऐसे हैं कि अगर उनको पानी की ही जरूरत होती है, उसके हिसाब से वो जो तकसीम होती है, उनका जो डिवीजन होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो बहुत महदूद हो जाता है। उसके अलावा वो कहीं नहीं जाएंगे। जहां पानी होगा बस वो वहीं रहेंगे, उसके अलावा वो कहीं नहीं जाएंगे। तो उनकी जो तकसीम है, उनका जो डिवीजन है, उनका जो फैलाव है, वो क्या हो जाता है? रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, महदूद हो जाता है, उतनी जगह के लिए हो जाता है। फिर पानी के जरिए जो जेरगी लाने वाले पौधे हैं, उनमें से एक एग्जाम्पल है विलिस्नेरिया। एक एग्जाम कौन है? विलिस्नेरिया। और दूसरा है हाइड्रेला। और दूसरा कौन है? हाइड्रेला। तो ये जो पानी के जरिए जेरगी लाने वाले दो पौधे हैं, एक है वेलिस्नेरिया और एक है हाइड्रेला, ये कहाँ पर होते हैं? तो ये मीठे पानी में पलते हैं। कहाँ पर पलते हैं? मीठे पानी में। और इसी तरह से कई समंदरी घासें हैं जैसे जूस्टेरा। जूस्टेरा ये भी किसकी वजह से होती है? इसके अंदर भी जेरगी का जो अमल होता है वो पानी के जरिए होता है। फिर एक चीज और याद रखिए कि तमाम ही आबी पौधे जेरगी के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करते। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अब दो बातें यहाँ पर। पानी के अंदर रहने वाले पौधे उनको हम बोलेंगे आबी पौधे। पानी के अंदर रहने वाले जो पौधे हैं उनको हम कहेंगे आबी पौधे। लेकिन हर आबी पौधे के अंदर जेरगी का अमल पानी के जरिए हो जरूरी नहीं है। कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। कंसेप्ट क्या है कि पानी के अंदर जितने भी पौधे रहते हैं हम उनको क्या कहते हैं? आबी पौधे। अब आबी पौधे हैं, इसका मतलब अगर उनके अंदर जेरगी का अमल होगा तो हम 100% कहेंगे कि हाँ पानी के जरिए होगा।
लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है तो हम उसको आगे समझेंगे। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको याद रखना है कि आबी पौधे जितने होते हैं जरूरी नहीं है कि उनके अंदर पानी का इस्तेमाल करके ही जेरगी का अमल हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको याद रखना है। तो अब होता क्या है, तो ज्यादातर आबी पौधे जैसे वाटर हाइसिंथ, कुछ वाटर हाइसिंथ, फिर वाटर लिली। वाटर लिली मतलब, वाटर लिली किसको कहते हैं? है ना, वाटर लिली अगर याद होगा तो कमल का फूल, कमल का जो फूल होता है जो कीचड़ में उगता है ना, कमल का फूल, हमारी भूल, है ना, इसको याद रखो हमेशा। तो जो ज्यादातर आबी पौधे होते हैं जैसे वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, ये जो होते हैं ये पानी, फूल पानी की सतह से ऊपर आ जाते हैं। यानी बेसिक क्या होगा कि फॉर एग्जांपल ये पानी है, तो पानी के ऊपर आके ये फूल का क्या होती है, ग्रोथ होती है। अब जब ये फूल पानी के ऊपर आ गया तो इसका मतलब पानी का और इसका कोई इंटरेक्शन होगा क्या? पानी का और इसका कोई ताल्लुक है क्या? नहीं। इसके ऊपर कौन आके बैठ जाएंगे फिर? इंसेक्ट्स। कौन आके बैठेंगे? इंसेक्ट्स। और इन इंसेक्ट के जरिए यहाँ पर क्या आएंगे? पोलन। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ आबी पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर जहरगी का जो अमल होता है वो इंसेक्ट की मदद से होता है। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा कि जरूरी नहीं है कि हर आबी पौधा, पानी में रहने वाले पौधे का जहरगी का अमल पानी के जरिए हो। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है कि हर पौधे के लिए जरूरी नहीं है कि उसके अंदर जहरगी का जो अमल हो वो पानी के जरिए हो। तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली ये ऊपर आ जाते हैं। और खुश्की के पौधों की तरह, खुश्की के पौधों की तरह इनमें भी कीड़ों और हवा के जरिए क्या होता है, जेरगी होती है। तो इनमें भी क्या होता है, खुश्की के पौधे, जिस तरह से हमारे पास जमीन के पौधे हैं जिनके अंदर हवा के जरिए, इंसेक्ट के जरिए जेरगी का अमल हो रहा था, उसी तरह से ये पानी में रहने वाले पौधे हैं, लेकिन इनके अंदर पानी के बजाय इंसेक्ट्स वगैरह के जरिए क्या हो रहा है, जेरगी का अमल हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो पानी से ऊपर है। यहाँ तक अगर पानी है तो वो पानी के ऊपर है, इसलिए पानी के ऊपर होने की वजह से हम यहाँ पर या तो हवा के जरिए या तो इंसेक्ट के जरिए पोलन आ रही है और वहां पर उसके जरिए जेरगी का अमल हो रहा है। फिर विल्लिस्नेरिया एक और प्लांट है, ये जो प्लांट है वो विल्लिस्नेरिया में मादा फूल लंबे डंठल के जरिए पानी की सतह पर पहुंचे होते हैं। यहाँ पर जो विल्लिस्नेरिया है उसमें ये बता रहा है कि जो मादा फूल होती है, जो मादा फूल होती है वो क्या होती है, डंठल के जरिए। यानी ये जो डंठल है, ये पूरा देखिए डंठल है, डंठल के जरिए कहाँ पर है, पानी की सतह से ऊपर, पानी की सतह पर पूछे हैं। और नर फूल या पोलन ग्रेन, नर फूल या पोलन ग्रेन पानी की सतह पर छोड़े हुए थे। तो अब यहाँ क्या होता है कि ये जो मादा है, इस मादा यानी जो स्टमन है, सॉरी जो पिस्टल है, पिस्टल कहाँ पर होंगे, पानी की सतह पे। तो फीमेल ऑर्गन जो है वो कहाँ पर आ गया, पानी की सतह पे। इसी तरह से मेल ऑर्गन ये भी पानी की सतह पर छोड़ा जाता है, वो पानी की लहरों के साथ। फिर क्या होगा कि यहाँ से जो भी पोलन निकलेगा, ये हवा के अंदर इस तरह से पानी के, तो पानी के अंदर क्या होगा, ये जो पोलन निकलेगा, पोलन वो पानी की लहरों के साथ आहिस्ता से लिए हुए ले जाए जाते हैं। तो आखिर में क्या होगा, पानी के जरिए ये पूरा बहते 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 यहाँ पर इस मादा फूल के करीब में पोलन आ जाएगा और पोलन का इंटरेक्शन होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, सीड का डेवलपमेंट। तो विल्लिस्नेरिया को याद रखना कि विल्लिस्नेरिया में क्या होता है कि जो मादा फूल होता है, यानी ऐसा फूल जिसका जो जिन्स है वो फीमेल है, वो मादा है, तो उनकी जो डंठल के जरिए वो क्या होता है, पानी की सतह पर होता है। और साथ ही साथ जो नर फूल होते हैं उसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो भी पानी की सतह पर क्या किए जाते हैं, छोड़े जाते हैं। यानी एंथर ओपन होगा तो पोलन पानी के ऊपर, क्योंकि हल्के होंगे एंथर, तो पानी के ऊपर आ जाएंगे। जब पानी बहता हुआ जाएगा तो फिर वो स्टिग्मा को टकराएंगे, स्टिग्मा को अगर टकराएंगे तो स्टिग्मा के साथ उनका इंटरेक्शन होगा। फिर वहां पर पोलन स्टिग्मा या पोलन स्टिग्मा इंटरेक्शन होगा और पोलन स्टिग्मा इंटरेक्शन होगा तो आगे फिर पूरा प्रोसेस होगा जिसके अंदर सीड बनेगा। सीड बनने के बाद आगे क्या बनेगा, प्लांट बनेगा। तो इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है ना। तो बच्चों एक और चीज जिसको याद रखना है वो है, कुछ पौधे यहाँ पर भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं यहाँ पर भी
हाँ अब आएंगे, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू हुआ था, अब वापस आवाज आएंगी आपको। ठीक है। तो कुछ पौधे ऐसे भी रहते जो आ, आ, कुछ पौधे ऐसे भी रहते हैं जिनके अंदर मादा फूलों के स्टिग्मा तक जा पहुंचते हैं। मादा फूलों के स्टिग्मा तक जा पहुंचते हैं, यानी कुछ पौधे ऐसे भी रहते हैं जो पानी के अंदर मादा के स्टिग्मा तक भी जा पहुंचते हैं। पानी के जेरगी पानी के जरिए जेरगी पाने वाले एक और ग्रोह है। पानी के जरिए जो जेरगी का अमल होता है वो, उसमें एक और ग्रोह है। जैसे घासों में मादा फूल पानी में डूबे रहते हैं। तो आपने अक्सर देखेंगे कि जो घास है वो जो होती है वो पानी के अंदर डीप होती है, पानी के बहुत अंदर होती है। तो यहाँ पर एक चीज जिसको याद रखना है कि कुछ ऐसी होती है जो घासों के अंदर डीप होती है, और पोलन ग्रेन्स पानी के अंदर छोड़े जाते हैं। और इसके अंदर क्या किया जाता है, पोलन ग्रेन पानी के अंदर छोड़ा जाता है। विलिस्नेरिया में क्या हो रहा था, विलिस्नेरिया में पोलन छोड़े जाते थे और वो सतह पे चले जाते थे। लेकिन यहाँ पर घासों के अंदर क्या हो रहा है, घासों के अंदर क्या हो रहा है कि वो घासें पानी के अंदर होती है, पानी की सतह पर नहीं होती, पानी के अंदर होती है। और पानी के अंदर रहने की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर अब उनको इंटरेक्शन करना है, वो जो मादा पौधा है उसका इंटरेक्शन पोलन से होना चाहिए। तो पोलन ग्रेन्स को भी कहाँ छोड़ा जाएगा, फिर पानी के अंदर। तो यहाँ पर दोनों भी, स्टिग्मा भी और पोलन भी, दोनों भी कहाँ पर है, पानी के अंदर। विलिस्नेरिया में कहाँ पर थे, पानी की सतह से ऊपर थे। तो यहाँ बहुत अच्छे से याद रखना कि घासों के अंदर क्या होता है, मादा फूल पानी के अंदर डूबा होता है, इसलिए पोलन्स को भी कहाँ छोड़ा जाता है, पानी के अंदर। ऐसे बहुत सी अनवा है, ऐसी बहुत सी अनवा में पोलन ग्रेन्स लंबे और रिबन जैसे होते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन क्या आ जाती है, यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है, उन पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, रिबिन लाइक स्ट्रक्चर। उन पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, रिबिन लाइक स्ट्रक्चर, या फिर वो बड़े होते हैं और पानी के अंदर आहिस्तागी से ले जाए जाते हैं। तो फिर अब क्या होगा कि जैसे ही ये लंबे लंबे होंगे तो इसका मतलब पानी के बहाव के साथ ये बहेंगे। तो पानी के अंदर जब ये बहेंगे तो क्या होगा कि इनका जो बहने का जो स्पीड होगा वो बहुत स्लो होगा। इनमें से कुछ स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे और पहुंच कर क्या करेंगे, फिर जेरगी हासिल कर लेंगे। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, जिस तरह से हम ये देखते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो बहुत वजनी होती है तो पानी के अंदर डिप हो जाती है, कुछ चीजें ऐसी रहती है जो हल्की रहती है तो पानी की सतह पर आ जाती है। तो उसी तरह से विलिस्नेरिया ये ऐसे प्लांट है जिनके अंदर पोलन और स्टिग्मा इतनी हल्की होती है जो पानी की सतह पर होती है। और घास फूस वगैरह में ये होता है कि उनका वेट या उनकी हाइट इतनी कम होती है कि वो पानी के अंदर क्या होते हैं, दबे होते हैं, पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं। इसलिए उनके अंदर क्या होगा कि एक जगह पोलन ग्रेन को पानी में छोड़ा जाएगा तो वो सतह पे चला जाएगा, दूसरी जगह अगर पोलन ग्रेन को छोड़ा जाएगा तो उसके अंदर क्योंकि रिबिन लाइक शेप है और वो जो पोलन ग्रेन है वो लंबे हैं, इसलिए वो पानी के अंदर बहते हुए आगे जाएंगे। तो यहाँ बहुत अच्छे से याद रखना कि विलिस्नेरिया में कैसा हो रहा है, घासों में ये अमल कैसा हो रहा है। पानी के जरिए जेरगी हासिल करने वाले ज्यादातर अनवा में पोलन ग्रेन की हिफाजत। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पानी के अंदर फिर पोलन ग्रेन की हिफाजत के लिए, तो पोलन ग्रेन की हिफाजत के लिए एक लेसदार गिलाफ होता है, उसके सराउंडिंग में क्या होता है, लेसदार गिलाफ होता है जो इनका गीला होने से बचाता है। यानी फॉर एग्जाम्पल ये पोलन ग्रेन है तो उसके सराउंडिंग में क्या होगा, लेसदार गिलाफ, इस तरह का उसके ऊपर क्या चढ़ा होता है, गिलाफ चढ़ा होता है। और ये गिलाफ क्या करेगा, ये गिलाफ उसको गीला होने से बचाएगा, गीला होने से बचा के उसको रखेगा, उसको किसी नुकसान से क्या करेगा, बचा के रखेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनको याद रखना कि जो पोलन ग्रेन होता है उन पोलन ग्रेन की हिफाजत के लिए उसके ऊपर क्या होता है, लेसदार गिलाफ होता है जो उसको गीला होने से बचाता है और उसको पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जहां पर उसका फर्टिलाइजेशन का अमल होने वाला है, जेरगी का अमल होने वाला है, वहां तक उसको वो लेकर जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए नीचे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, पानी और हवा दोनों के जरिए जेरगी लाने वाले फूल रंगीन नहीं होते और इनमें रस भी नहीं होता, इसकी क्या वजह है। तो एक तो वो ये क्वेश्चन कर रहा है कि रंगीन नहीं होते मतलब कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, कैसे होते हैं, कलरलेस। दूसरा वो पूछ रहा है कि रस नहीं होता मतलब क्या होते हैं, नेक्टर लेस होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही हवा के जरिए जब जेरगी का अमल होता है मैंने वहां पर बताया कि कलरलेस और नेक्टरलेस क्यों होते हैं, क्योंकि पानी को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है।
हवा को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो किसी भी फूल को कलर दिखा के, किसी भी फूल को खुशबू सूंघा के, किसी भी फूल को लालच देके या जूस देके कि हवा को या पानी को तो उसकी नीड नहीं है। इसलिए ये जो फूल होते हैं जिनके अंदर हवा और पानी के जरिए जेरगी का अमल, पॉलिनेशन का अमल होते हैं, वो फ्लावर ना तो अपने पास कोई स्पेशल कलर रखते हैं और ना वो फ्लावर अपने पास कोई नेक्टर या जूस को स्टोर करके रखते हैं, और ना वो फ्लावर कोई स्मेल क्या खुशबू प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर सिर्फ सवाल पूछा है, लेकिन इसका जो जवाब है उस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए इसको आपको याद रखना है कि पानी और हवा के जरिए जो जेरगी का अमल होता है वो पौधों के अंदर वो पौधे कलरलेस और नेक्टरलेस क्यों होते हैं? क्योंकि उनको पानी को और हवा को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती। अट्रैक्ट करने की जब जरूरत नहीं होती तो जरूरत ना तो कलर की है, ना जरूरत नेक्टर की है, और ना जरूरत खुशबू की यानी ऑर्डर की है। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? नो सर। मैसेज ओके। आयशा अभी होगा, अभी भी लैग हो रहा है क्या? सर अब नहीं हो रहा। ओके, असल में वो नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा था बीच में। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? नाउ नहीं सर। ओके, एक यहाँ एक चीज और कि जो वाइन से ऐसे पौधे जिनके अंदर हवा के जरिए पॉलिनेशन का अमल होता है, उनके एग्जाम्पल क्या है? अर्टिका, मेज और पार्थेनियम। और जिनके अंदर इंसेक्ट के जरिए, तो हम इंसेक्ट के जरिए आगे देखने वाले हैं, फिर भी उनके एग्जाम्पल याद रखिए, रोज, स्नैपड्रैगन एंड कोलोट्रॉप्स। तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कई सारे नेम है, लेकिन ये मेज है जो कॉमनली पूछा जाता है, पार्थेनियम ये इनका भी कॉमनली नाम पूछा जाता है, और भी कुछ और नाम है वो निकाल के मैं यहाँ एग्जाम्पल में ऐड कर दूंगा, ताकि आपके लिए वो आसान रहे कि कहाँ पर एग्जाम में पूछे जाने वाले आपके पास ऐसे नाम रहे जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो मैं उससे भी रिलेटेड कल एक स्लाइड इसमें ऐड कर दूंगा जिसके अंदर सिर्फ एग्जाम्पल होंगी सारी, वाइन से रिलेटेड, इंसेक्ट से रिलेटेड और वाटर से रिलेटेड। नाउ बच्चों, जेरगी का जो अमल है, अब उसका जो तीसरा वो है जानवरों के जरिए। पहले हमने कहा हवा के जरिए, फिर हमने कहा पानी के जरिए, अब हम बात कर रहे हैं कि जानवरों के जरिए। जानवरों के जरिए जो जेरगी का अमल होता है वो कैसा होता है? तो कसीर तादाद जो फूलदार पौधे हैं जिनके अंदर जेरगी लाने का है, तो उनके अंदर क्या होता है? जानवर होते हैं जो बतौर एजेंट इस्तेमाल होते हैं। आप देखिए कि जब हमने पॉलिनेशन स्टार्ट किया या जेरगी का अमल स्टार्ट किया, और उसके बाद हमने जब 3 डिवीजन किए, तो सबसे पहले ये बात लिखी हुई थी कि हवा और पानी के जरिए बहुत कम फूल ऐसे होते हैं जिनके अंदर जेरगी का अमल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको आपको याद रखना है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जेरगी का अमल कौन से एजेंट्स के जरिए होता है। तो ये बात याद रखिए कि बायोटिक फैक्टर या बायोटिक एजेंट्स या एनिमल्स, इंसेक्ट्स, इनके जरिए जेरगी का अमल ज्यादा होता है। तो यहाँ पर कोई भी वर्ड यूज करके वो क्वेश्चन बनाएंगे, या तो वहां जानदार लिखेंगे, या तो वहां इंसेक्ट्स लिखेंगे, या तो वहां पर, तो ये बात आपको याद रखना है कि जेरगी का जो अमल होता है वो सबसे ज्यादा अगर किसी की वजह से होता है तो वो एजेंट्स कौन है? जानदार, जानवर। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और पहले ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हवा और पानी के जरिए जेरगी का अमल क्या होता है? कम होता है। ठीक है, नाउ दूसरी चीज कि ये जो जानवर है ये कौन कौन है? तो उसमें शहद की मक्खियां भी है, तितलियां भी है, मक्खियां भी है, बीटल्स भी है, भेड़े भी है, चूटियां भी है, परवाने हैं, परिंदे हैं, सनहर्ड्स, हमिंग बर्ड्स, चिमगादड़। तो ये ऐसे एजेंट्स हैं जो जेरगी का अमल करते हैं। इसीलिए हमारे पास देखिए कि अगर आपने देखे होंगे कि अक्सर ऐसा होता है कि बारिश होने के बाद या
सर्दियों से पहले कि अचानक में हमारे पूरे एयर के अंदर आपको कई सारे पतंगे देखने को मिलते हैं, कई सारे कीड़े आपको देखने को मिलते हैं, कई सारे इंसेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो हम परेशान हो जाते हैं, सारे इंसान परेशान हो जाते हैं, वो उनको मारने की कोशिश करते हैं, सबको किल करते हैं। तो आप सोचिए कि वो क्यों आते हैं, या वो हमारे शहरों की तरफ क्यों आते हैं, वो खेतों से होते हुए शहर की तरफ आते हैं। तो बेसिकली वो एक खेत से होते हुए दूसरे खेत, दूसरे खेत से तीसरे खेत, तो मतलब फॉर एग्जांपल वो अगर जालना से निकले तो वो औरंगाबाद आएंगे, फिर औरंगाबाद से निकल के आगे बढ़ेंगे, मुंबई की तरफ जाएंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो शहद की मक्खियां है, तो ये तो एक जगह रहती है, तितलियां ये भी एक जगह उड़ते हैं। बेसिकली ये क्या करती है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ये हमेशा ट्रैवल करते रहती है। तो अब क्या हो गया कि खेतों के साथ साथ हमारी बड़ी बड़ी सिटीज भी आ गई वाली है। तो अब जब इनको ट्रैवल करना होता है तो बीच में क्या आ जाती है, इनको सिटी, बीच में बड़े बड़े शहर आ जाते हैं। नतीजे में हमको क्या लगता है कि यार ये कीड़े हमारे शहर में आ गए, और बड़ी लेवल पे हमारे पास क्या होता है, फिर पेस्टिसाइड्स को हम छिड़कते हैं, इंसेक्टिसाइड्स को हम छिड़कते हैं, बहुत सारे केमिकल हम यूज करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये होता है कि ये सारी तितलियां या मक्खियां, चींटियां, ये सब मर जाती है। और इससे क्या होता है, इससे प्रॉब्लम होता है पॉलिनेशन का। पॉलिनेशन नहीं होगा तो फ्लावर्स, प्लांट्स, पौधे नहीं उग रहे। तो इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे पास आज जो धीरे धीरे जंगल कम हो रहे हैं, ये इसके बड़े रीजन है। तो इसको याद रखना, एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट्स आपने इस चीज को याद रखना चाहिए कि जब आप किसी के ऊपर इंसेक्ट डाल रहे हैं या पेस्ट, अगर आपको घर में चूतियां लगी है और वो हमेशा परेशान कर रही है, तो ठीक है, आप उनको इंसेक्ट के जरिए मार दीजिए। घर में बहुत सारी मक्खियां या वो बहुत परेशान कर रही है, तो उनको मार दीजिए। लेकिन जो हमारे इन्वायरमेंट में है उनको क्यों किल कर रहे हैं, उनको अगर आप किल करेंगे तो बेसिकली आप किसको रोकेंगे, आप पॉलिनेशन के अमल को रोकेंगे। अगर आप पॉलिनेशन के अमल को रोकेंगे, इसका मतलब आप पौधों की ग्रोथ को रोकेंगे। पौधों की ग्रोथ को रोकने का मतलब है इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करना। तो ये कुछ चीजें रहती है जिनको हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, ना हम टॉपिक पर आ जाते हैं। जानवरों में स्पेशली जो कीड़े हैं, जानवरों में कीड़े, बिलखुसूस शहद की जो मक्खियां होती है, तो वो हयातियाती जहरीली लाने वाले नुमाया एजेंट से। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है शहद की जितनी भी मक्खियां है वो नेक्टर के लिए है ना। अब अगर यहाँ पर बात आ गई, तो शहद की मक्खियां फूलों की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रही है, क्योंकि उस फूल से उसको क्या मिलता है, जूस, नेक्टर मिलता है। उस नेक्टर को वो जमा करती है और ले जाके क्या बनाती है, शहद बनाती है, उसको अपना घर बनाती है। इसीलिए आप देखिए कि जो ज्यादातर पॉलिनेशन का जो अमल होता है वो शहद की मक्खियों की वजह से होता है। तो शहद की मक्खियां पौधों की तरफ अट्रैक्ट क्यों होती है, क्योंकि उस शहद की मक्खी को उस पौधे से क्या मिलता है, नेक्टर, उसको मिलता है जूस, उसको मिलता है न्यूट्रिएंट, उसको जिंदा रहने के लिए वहां खाना मिलता है, इसलिए वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। इसलिए आप देखेंगे कि जानवरों को जानवर जहां से जानवर जिन पौधों के जेरगी के लिए जिम्मेदार है, वो पौधों के जो फूल होते हैं वो बहुत कलरफुल होते हैं, उनसे बहुत ज्यादा खुशबू आती है, उनके जो कलर होते हैं वो बहुत रंग बिरंगे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के उनके कलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला कि जो हयाती है तो शहद की मक्खियां है। फिर यहाँ तक के जो बड़े जानवर है जैसे प्राइमेट्स, प्राइमेट यानी लंगूर, आर्बोरियल दरख्तों पर रहने वाले चूहे, या रेप्टाइल यानी छिपकलियां और गिरगुट भी बाज अनवा में जेरगी लाने वाले एजेंट्स के तौर पे काम करते हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मतलब हमारे पास जो चूहे हैं, रेप्टाइल्स है, लंगूर है, आर्बोरियल है, तो ये क्या करते हैं, तो बेसिकली ये जो झाड़ियों में जाके छुप जाते हैं या दरख्तों के ऊपर रहते, तो बेसिकली ये भी क्या करते हैं, ये भी जेरगी के एजेंट्स का रोल प्ले करते हैं, है ना। हमारे पास अक्सर ये बोला जाता है कि जो गिरगुट है, गिरगुट आप देखे तो गिरगुट को मार दो, तो बेसिकली क्यों मार दो, वो गिरगुट भी तो अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ताला ने उसको पैदा करा। बहुत सारे हमारे पास कंसेप्ट है अलग अलग, तो ये बात याद रखने की है कि बेसिकली ये गिरगिट और छिपकलियां मारने से जन्नत नहीं मिलती, गिरगिट और छिपकलियां मारने से जन्नत नहीं मिलती। जन्नत मिलना है तो वालिदैन की खिदमत है, दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव, इंसानों के साथ अच्छा बर्ताव, तो बहुत सारी बातें इसमें इंशाल्लाह किसी और मौके पे करेंगे। लेकिन यहाँ जो सिंपल चीज मेरे को याद आपको बताना है वो ये है कि ये जितने भी जानदार है, ये जानदार भी हमारे पास पॉलिनेशन के अंदर रोल प्ले करते हैं, ये भी जेरगी के अमल में रोल प्ले करते हैं। अगर हमने इनको किल करना शुरू कर दिया तो क्या होगा, इनको किल करना शुरू कर दिया तो फिर अगेन हमारे पास बहुत सारे पौधों की ग्रोथ रुक जाएंगे, और आज हम हमारी सोसाइटी में ये चीजें देख रहे हैं ना। एक और चीज, जानवरों के जरिए जो जेरगी लाने वाले पौधे हैं
अक्सर एक मखसूस नू के जानवर से मुताबिकतें रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको याद रखिए कि जानवरों के अंदर एक खास बात क्या होती है, जानवरों के जरिए जहर लाने वालों के अंदर खास बात क्या होती है कि उनका फिक्स्ड होता है, मतलब शहद की मक्खियां ही, मतलब कुछ फ्लावर ऐसे हैं जिनके अंदर जहर का अमल सिर्फ शहद की मक्खियों से होगा, कुछ फ्लावर ऐसे होंगे जिनके अंदर जहर का अमल सिर्फ छिपकली से होगा, कुछ फ्लावर ऐसे होंगे जिनके अंदर जहर का अमल सिर्फ गिरगुट आने के बाद ही होगा। तो जानवरों के जरिए जो जहर लाने वाले पौधे अक्सर एक मखसूस नू के जानवर से मुताबिकत रखते हैं। इनकी जो समझ है, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उस जानवर के साथ ही होती है। तो इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिए, एग्जाम में यहाँ से स्टेटमेंट बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं ना। अब एक और चीज जिसको आपको याद रखना है, जो मैं पहले भी बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पर और एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो कीड़ों के जरिए जो जहरगी का अमल होता है, तो ज्यादातर जो फूल होते हैं तो वो कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं, खुशबूदार होते हैं। बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे पौधे, ऐसे फ्लावर जिनके अंदर पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है, पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है, इस पॉलिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एनिमल्स रिस्पॉन्सिबल है, इंसेक्ट्स रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो फ्लावर होते हैं, ये जो फ्लावर होते हैं, इन फ्लावर की खास बात क्या होती है? तो ये फ्लावर है तो लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। दूसरी बड़ी बात क्या होती है कि इन फ्लावर के पास क्या होता है? नेक्टर। इनके पास क्या होता है? नेक्टर। वो दूसरा, इनके पास क्या होते हैं? ये होते हैं कलरफुल। कैसे होते हैं ये? कलरफुल। तीसरा, ये कैसे होते हैं? खुशबूदार। इनके पास बहुत अच्छी ऑर्डर होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिए। तो खुशबूदार होते हैं और इनमें ज्यादा मिकदार में क्या होता है? रस होता है। रस मतलब क्या होता है? नेक्टर होता है। जब फूल छोटे होते हैं तो मुतादिद फूल एक गुच्छे की शक्ल में फूलदारी बनाकर उन्हें नुमाया करते हैं। अगर फूल छोटे छोटे हैं तो वो क्या शो करेंगे? वो शो करेंगे इनफ्लोरोसेंस। वो क्या शो करेंगे? इनफ्लोरोसेंस, यानी फूलदारी। क्या शो करेंगे वो? फूलधारी। यानी एक फ्लावर के ऊपर आपको छोटे 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 कई सारे फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे, तो उसको क्या कहते हैं? इनफ्लोरोसेंस। तो बेसिकली क्या है? ये भी फूल है, ये भी फूल है, ये भी फूल है, बट इन सब ने मिलकर एक बड़ा फूल बनाया होता है। और ये जो बड़ा फूल दिखता है, इसको क्या कहा जाता है? इनफ्लोरोसेंस। क्या कहा जाता है इसको? इनफ्लोरोसेंस। जानवर फूलों की तरफ इनके रंग या खुशबू की वजह से क्या होते हैं? रागिब होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, जाते हैं। मक्खियों और बीटल्स, जो मक्खियां है और जो बीटल्स है, के जरिए जहरगी लाने वाले फूल इन जानवरों को रागिब करने के लिए भी क्या करते हैं? बू पैदा करते हैं, ऑर्डर पैदा करते हैं। फूलों को जानवरों के आने को मुमकिन बनाने के लिए उन्हें इनाम देना पड़ता है। तो बेसिकली ये फूल क्या करते हैं? ये फूल इनाम देते हैं, जो भी जानवर उनके तरफ आता है उसको इनाम देते हैं। क्या देते हैं इनाम? रस देंगे, है ना? क्या देंगे वो? रस देंगे, नेक्टर देंगे। तो रस और पोलन ग्रेन्स आम इनामात है जो फूल देते हैं। तो बेसिकली ये जो इनाम है, वो इनाम क्या है? वो इनाम रस है, यानी उसको अच्छा पीने को मिलेगा वहां पर। पोलन ग्रेन्स उसको मिलेंगे, फिर यही पोलन ग्रेन लेके वो किसी और फ्लावर के पास जाता है। वहां पर जब उसको रस मिलता है या वहां जो पोलन मिलते हैं, तो ये पोलन उनको वहां पर दे देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको याद रखना है। फूल से इनामत वसूल करने के लिए मेहमान जानवर एंथर्स और स्टिग्मा के रास्ते में आता है। जब वो फूल लेने जाएगा, जब वो इनाम लेने जाएगा, नहीं वो नेक्टर लेने जाएगा, तो नेक्टर लेने के दौरान में क्या होगा? उसके बॉडी के ऊपर एंथर, तो एंथर में से क्या निकल जाएंगे? पोलस निकल जाएंगे, जो उसकी बॉडी के ऊपर क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे। तो जानवर के जिस्म पर उन पोलन ग्रेन्स की क्या लग जाती है? तह लग जाती है, जो उमूमन जानवरों के जरिए जहरगी लाने वाले फूलों में जिचे होते हैं। तो यहाँ बेसिकली क्या होगा कि जैसी फ्लावर से वो रस लेने जाएगा, तो फ्लावर से रस लेते वक्त वो अपना मुंडिया मतलब अपनी सर अंदर लगाएगा, अपना हेड अंदर लगाएगा, या अपनी बॉडी, अपना पाँव लगाएगा, जो भी करेगा, तो उस वक्त उसके बॉडी के ऊपर क्या चिपक जाएंगे? बहुत सारे पोलन। और उन पोलन को लेकर फिर वो कहाँ पर चला जाएगा? स्टिग्मा। अपने जिस्म पर पोलन लिए हुए जब जानवर स्टिग्मा के रास्ते में आता है, तो फिर वहां पर क्या होता है? जहरगी का अमल होता है। तो बहुत बेसिक कंसेप्ट है, बहुत आसान है, बट इसमें आपको जो चीज याद रखनी है, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो फ्लावर है,
फ्लावर, ऐसे फ्लावर जिनके अंदर ज़ेरगी का अमल हवा और पानी से होता है, और ऐसे फ्लावर जिनके अंदर ज़ेरगी का अमल जानवर से होता है। उनमें क्या फ़र्क है और वो फ़र्क क्यों है? तो पहली चीज़ जिसको आपको याद रखना है, जानवरों के ज़रिए जिनके अंदर फ्लावरिंग होती है, ज़ेरगी का अमल होता है, वो सारे के सारे फ्लावर बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं, उनके अंदर नेक्टर होता है, उनके अंदर स्पेसिफिक टाइप की ऑर्डर होती है। अगर अगर उनका साइज छोटा है तो वो इन्फ्लोरेसेंस बनाएंगे, फूलधारी बनाएंगे। उसी के मुकाबले में ऐसे जिनके अंदर पानी और हवा के जरिए होता है, वो नेक्टर लेस रहते हैं, ऑर्डर लेस रहते हैं और कलरफुल नहीं रहते हैं। फिर यहाँ पर और भी एक चीज जिसको आपको याद रखना है, हमारे पास टाइम बहुत कम है लेकिन फिर भी मैं इस कंसेप्ट को क्लियर करता हूँ। वो क्या है कि जो कुछ अनवा ऐसी होती है, कुछ बाज अनवा में उन्हें अंडे देने की महफूज जगह मुहैया कराना ही फूल का इनाम है। यानी फूल कुछ जगह पर इनाम के तौर पे क्या देते हैं, वो देते हैं प्लेस, वो क्या देते हैं उनको, जगह, और इस जगह पर लाके वो क्या रख सकते हैं, अपने अंडे। और ये अंडे आगे अंडों की हिफाजत कौन कर रहा है, फूल। तो बेसिकली फूल उस एनिमल को इनाम के तौर पे क्या दे रहा है, हिफाजत। किसकी हिफाजत, अंडों की हिफाजत। तो बच्चों ये लेक्चर हमारा अब डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए जो भी है इससे आगे का हम वो कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। कल मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा और कल आगे हम और नए पॉइंट्स भी इसमें डिस्कस करेंगे। अभी तक किसी पॉइंट में आपको कोई डाउट है? नहीं सर।